हेडलाइंस के बाद खबरों की तफसील। जम्मू कश्मीर में दफा 370 की मनसूखी के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में जल्द समाअत के लिए अर्जी दाखिल की गई है। मुजफ्फर इकबाल खान नामी दरख्वास्त गुजार ने दफा 370 की मनसूखी के खिलाफ दायर दरख्वास्तों पर जल्द समाअत की अपील की है। अर्जी गुजार का कहना है कि दरख्वास्तें काफी अरसे से अदालत में जेर इल्तवा हैं और जम्मू कश्मीर के लोगों को परेशानी हो रही है। ईपीएफओ के तहत आने वाले मुलाजमीन को रवा माली साल में जमा फंड पर 8.1% सूद हासिल होगा। ईपीएफ के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी की जानिब से पीएफ खाते पर मिलने वाली शरह सूद में कटौती की गई है। बोर्ड के इस फैसले पर वजारत मालियात की मोहर लगनी बाकी है। ख्याल रहे कि मुलाजमीन की तनख्वाह से मुकर्ररा रकम पीएफ खाते में जमा की जाती है, इतनी ही रकम कंपनी को जमा करनी होती है। इस फंड का इंतजाम इंसराम ईपीएफओ करता है। हर साल फंड में जमा रकम पर सूद दिया जाता है। फोन टैपिंग मामले में मुंबई पुलिस ने महाराष्ट्र के साबिक वज़ीर-ए-आला देवेंद्र फडणवीस को नोटिस जारी किया है। पुलिस ने उन्हें कल 11 बजे बीकेसी पुलिस स्टेशन तलब किया है। महाराष्ट्र असेंबली में हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर देवेंद्र फडणवीस का कहना है कि वो पुलिस स्टेशन जाकर अपना बयान रिकॉर्ड कराएंगे। उन्होंने दावा किया कि रियासती हुकूमत अपनी करतूतों को छुपा रही है। मार्च 2021 में महाराष्ट्र में हुए ट्रांसफर घोटाले का पर्दाफाश मैंने किया था। 6 महीने से जो रिपोर्ट सरकार के पास पड़ी थी, लेकिन सरकार ने उस पर कार्रवाई नहीं की थी। जिस रिपोर्ट में किसने कितने पैसे दिए, किसने किसके सहायता से अपना ट्रांसफर करवाया, किसने कौन सा डिस्ट्रिक्ट मिलवाया, ये सारी चीजें थी। उस रिपोर्ट को मैंने प्राप्त किया। अहम खबर मध्य प्रदेश के जबलपुर से, जहां अलायंस एयर का मुसाफिर तैयारा रनवे से फिसला है। तकरीबन 55 मुसाफिर इस जहाज में सवार थे। तमाम मुसाफिर महफूज बताए जा रहे हैं। तो मध्य प्रदेश के जबलपुर से अहम खबर, जहां अलायंस एयर का मुसाफिर तैयारा रनवे से फिसला है। इसमें तकरीबन 55 मुसाफिर सवार थे और तमाम मुसाफिर महफूज बताए जा रहे हैं। तो अहम खबर जबलपुर से, जहां अलायंस एयर का मुसाफिर तैयारा रनवे से फिसला, लेकिन गनीमत ये रहा कि इसमें मौजूद 55 मुसाफिर महफूज हैं। तो नाज़रीन, आपको मध्य प्रदेश के जबलपुर से ये अहम खबर दे रहे हैं। अलायंस एयर का मुसाफिर तैयारा रनवे से फिसला है, जिसमें तकरीबन 55 मुसाफिर सवार थे और तमाम मुसाफिर महफूज बताए जा रहे हैं। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं, मध्य प्रदेश के जबलपुर से है ये तस्वीर। अलायंस एयर का मुसाफिर तैयारा रनवे से फिसला था। इसमें 55 मुसाफिर मौजूद थे जो कि महफूज बताए जा रहे हैं। दिल्ली के गोकुलपुरी आतिशबाजी मामले की जांच के लिए फोरेंसिक की टीम पहुंची है। आग कैसे लगी, टीम इसकी जांच कर रही है। बीती शब झुग्गियों में लगी आग के नतीजे में 7 अफराद हलाक हो गए, जबकि 60 झुग्गियां जलकर राख हो गई थी। फायर ब्रिगेड की 13 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया गया। दिल्ली के वज़ीर-ए-आला अरविंद केजरीवाल ने हादसे पर दुख का इजहार किया। उधर बीजेपी रुकने पार्लियामान मनोज तिवारी गोकुलपुरी पहुंचे और मुतासरीन से उन्होंने मुलाकात की। दिल्ली के वज़ीर-ए-आला अरविंद केजरीवाल गोकुलपुरी आतिशबाजी मुकाम पर पहुंचे और मुतासिर अहल खाना से मुलाकात करते हुए उन्हें तसल्ली दी। केजरीवाल ने मुतासरीन के लिए मुआवजे का भी ऐलान किया। केजरीवाल ने इस मौके पर कहा कि दिल्ली हुकूमत 18 साल से ज्यादा उम्र के महलवकीन के लवाहिकीन को 10 लाख रुपए का मुआवजा देगी। वाकई में जाबहक होने वाले बच्चों के अहल खाना को 5 लाख रुपए और जिनकी झुग्गियां जल गई हैं उन्हें 25,000 रुपए बतौर मुआवजा दिया जाएगा।
आग लगने की वजह से कई झुग्गियां जल गई और 7 लोगों की मौत हो गई। सुबह सुबह ये पता चला, मुझे बहुत बेहद दुख है उन सारे परिवारों के लिए जिनकी झुग्गियां जल गई और जिन लोगों के घर में मौत हो गई। और खासकर एक गरीब आदमी बड़ी मुश्किल से एक झुग्गी बनाता है और उनके घर में अगर मौत भी हो जाए तो बहुत ही दुख की बात है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि जिन लोगों की मौत हुई है उनको भगवान शांति बख्शे, उनकी आत्मा को, उनका किसी भी हालत में उनका भरपाई तो नहीं कर सकते, लेकिन सरकार की तरफ से जिन जिन लोगों की मौत हुई है, जिन बड़े लोगों की हर मौत पे 10-10 लाख रुपए, हर बड़े आदमी की मौत पे 10-10 लाख रुपए, हर बच्चे की मौत पे 5-5 लाख रुपए और जिनकी झुग्गियां जली है हर झुग्गी जलने वाले को 25-25 हजार रुपए मुआवजा दिया जाएगा। कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी इसको अगले 1-2 दिन में ही जारी करा दें, आपको पैसा मिल जाए ताकि आप भगवंत मान पंजाब के वज़ीर आला की हैसियत से 16 मार्च को हलफ लेंगे। आज चंडीगढ़ में उन्होंने गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित से खास मुलाकात की और हुकूमत साजी का अपना दावा पेश किया। मुलाकात के बाद उन्होंने मीडिया को बताया कि वो मुजाहिद आज़ादी भगत सिंह के आबाई गांव खटकड़ कला में 16 मार्च को हलफ लेंगे। राज्यपाल को मैंने समर्थन लेटर दिया। हमारे एमएलए का विधायक दल ने कल मुझे नेता चुना था, तो राज्यपाल साहब ने उसको परवान किया। सरकार बनाने का दावा हमने पेश किया और उन्होंने कहा कि यहाँ भी आपने ओथ सेरेमनी करनी है, हमें बता दीजिए। तो शहीद भगत सिंह के पैतृक गांव खटकड़ कला में 12:30 बजे 16 तारीख को ओथ सेरेमनी होगी। पूरे पंजाब से घर घर से लोग आएंगे और भगत सिंह को श्रद्धांजलि भी देंगे और भगत सिंह के सपनों की आज़ादी को घर घर पहुंचाने का संकल्प भी लेंगे। कैबिनेट अच्छी होगी, ऐतिहासिक फैसले होंगे जो पहले पंजाब में ऐसे नहीं हुए, तो उसके लिए थोड़ा इंतजार करेंगे। कर्नाटक के साबिक़ वज़ीर आला एच डी कुमारस्वामी ने दारुल उलूम सबीलुर रशाद पहुंचकर रियासत के अमीर शरीयत मौलाना सुगैर अहमद रशादी से मुलाकात की। रियासत के मौजूदा हालात बिलखुसूस हिजाब के मसले पर लंबी बातचीत हुई। अमीर शरीयत कर्नाटक ने कहा कि मुस्लिम लड़कियां सदियों से हिजाब के साथ तालीम हासिल करती आ रही हैं, लेकिन अब अचानक हिजाब को मसला बनाकर लड़कियों की तालीमी राह में रुकावट पैदा की जा रही है। अमीर शरीयत ने कुमारस्वामी से ये दरख्वास्त की कि वो इस मसले को असेंबली में जरूर उठाएं। इस पर कुमारस्वामी ने कहा कि मामला अदालत में है, ताहम वो इस मसले को हल करने के लिए अपनी तमाम तर कोशिशें जारी रखेंगे। But from 2 months back, this issue when started, children are suffering now. Maulana Sahab requested me, we want communal harmony, we want the education system not to collapse, not to spoil the future of the children. For that reason, you please try to convince the government. Whatever he advised me regarding this, I tried to separate this issue to protect the interest of the students. वो बयान करते रहे और आखिर में बात उन्होंने यही कही कि मैं असेंबली में इस पर मैं कोशिश करूंगा कि पहले जिस तरीके से कॉलेजों में लड़कियां जाती थीं हिजाब के साथ या स्कार्फ के साथ, अब भी इसी तरीके से जाए, इसमें किसी किस्म की कोई गड़बड़ ना होने पाए। मैं इस बात की कोशिश ज़रूर करूंगा। मैं चाहता हूं कि पूरे स्टेट के अंदर अमन बाकी रहे, किसी भी किस्म का की कोई गड़बड़ ना हो। तो बहरहाल उन्होंने, हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि ये वादा उन्होंने किया है।
पीएम मोदी के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन है। आज वज़ीर-ए-आज़म ने गांधीनगर में नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के पहले कॉन्वोकेशन में शिरकत की। वहां पीएम का शानदार इस्तकबाल किया गया। तकरीब में उनके साथ वज़ीर दाखिला अमित शाह, गवर्नर और वज़ीर आला भी मौजूद रहे। यूनिवर्सिटी देश भर में रक्षा के क्षेत्र में जो अपनी कैरियर बनाना चाहते हैं, और रक्षा का क्षेत्र सिर्फ यूनिफॉर्म और डंडा नहीं है, वो क्षेत्र बहुत विस्तृत है और उसमें वेल ट्रेन्ड मैन पावर ये समय की मांग है। और इसलिए रक्षा के क्षेत्र में 21वीं सदी की जो चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों के अनुकूल हमारी व्यवस्थाएं भी विकसित हो और उन व्यवस्थाओं को संभालने वाले व्यक्तित्व का भी विकास हो। और उस संदर्भ में उस एक विजन को लेकर के ये राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी का जन्म हुआ। बाद में भारत सरकार ने उसको एक पूरे देश के लिए अहम यूनिवर्सिटी के रूप में उसको मान्यता दी। और आज ये एक प्रकार से देश का नजराना है, देश का गहना है, जो राष्ट्र की रक्षा के लिए यहां जो चिंतन, मनन, शिक्षा, ट्रेनिंग होगी, वो राष्ट्र रक्षा के लिए आने वाले कालखंड में देश के अंदर एक नया विश्वास पैदा करेंगे। उत्तर प्रदेश में शानदार जीत के बाद योगी आदित्यनाथ दूसरी पारी की तैयारियों में मसरूफ हो गए हैं। योगी आदित्यनाथ कल दिल्ली का अहम दौरा करने वाले हैं। वहां वो वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और पार्टी सदर जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे। ज़राए के मुताबिक खबरदारी तकरीब होली के बाद हो सकती है। दिल्ली दौरे से कबल लखनऊ में मुलाकातों का सिलसिला जारी है। योगी आदित्यनाथ रिहाइशगाह पर पार्टी ओहदेदारों से मुलाकात कर रहे हैं। वक्त एक ब्रेक का। कुछ अहम इंटरनेशनल न्यूज भी। यूक्रेन पर रूस के हमले तेजतर होते जा रहे हैं। कीव समेत बड़े शहरों पर रूस की बमबारी जारी है। राजधानी कीव की जानिब रूसी फौजें तेजी से पेशकदमी कर रही हैं। उधर लुहांसिक के गवर्नर का कहना है कि मशरकी यूक्रेन के शहर के तकरीबन 70% हिस्से पर रूसी फौज का कंट्रोल हो गया है। बकिया हिस्से जो कीव के जेर कब्जा है, उस पर शदीद बमबारी की जा रही है। शहरियों के इनखला के लिए तमाम रास्ते मजबूत हो गए हैं। उधर यूक्रेनी सदर वोल्दिमीर ज़ेलेंस्की का कहना है कि जंग इंतहाई अहम मरहले में दाखिल हो गई है। उन्होंने कहा कि हमें अपनी जमीन को छुड़ाने में मजीद कितना दिन लगेंगे, फिलहाल इस बारे में कुछ भी कह पाना मुश्किल है। वीडियो पैगाम में ज़ेलेंस्की ने कहा कि हम अपनी मंजिल की जानिब बढ़ रहे हैं। और नाज़रीन, इस वक्त की एक और अहम खबर आपको दे दें। मारियोपोल में मस्जिद पर गोलीबारी से जुड़ी ये खबर है। रूसी अफवाज ने शेलिंग की है। मस्जिद में 80 शहरी पनाह लिए हुए थे। यूक्रेन की वजारत खारजा ने हमले की तस्दीक की है। तो अहम खबर मारियोपोल में मस्जिद पर गोलीबारी के ताल्लुक से रूसी अफवाज ने शेलिंग की है। आपको बताएं कि इस मस्जिद में 80 शहरी पनाह लिए हुए थे। यूक्रेन की वजारत खारजा ने हमले की तस्दीक कर दी है। तो मारियोपोल में मस्जिद पर गोलीबारी, यूक्रेन की वजारत खारजा ने इस हमले की तस्दीक कर दी है। और लगातार यूक्रेन ये कह रहा है कि उसके शहरियों पर, शहरी इलाकों पर, शहरी इमारतों पर हमले किए जा रहे हैं, जिससे बड़ा जानी नुकसान भी हो रहा है। लगातार इस तरह के बयानात भी यूक्रेन की तरफ से सामने आ रहे हैं। और अब मारियोपोल में मस्जिद पर गोलीबारी की ये खबर है, जहां रूसी अफवाज ने शेलिंग की है। मस्जिद में 80 शहरी पनाह लिए हुए थे। यूक्रेन की वजारत खारजा ने हमले की तस्दीक की है।
जम्मू कश्मीर में 3 मुकामात पुलवामा, गांदरबल और हंदवाड़ा में एनकाउंटर में 4 मिलिटेंट हलाक हो गए हैं। पुलवामा में सिक्योरिटी एहलकारों और मिलिटेंटों के बीच एनकाउंटर में 2 मिलिटेंट मारे गए हैं, जबकि गांदरबल और हंदवाड़ा में 1-1 मिलिटेंट हलाक हुआ है। कश्मीर के आईजीपी विजय कुमार के मुताबिक कल रात 4 से 5 मुकामात पर मुश्तरका ऑपरेशन शुरू किया गया था। पुलवामा में हुए ऑपरेशन में एक पाकिस्तानी समेत 2 मिलिटेंट हलाक हुए। इन मिलिटेंटों का ताल्लुक जैश से था। गांदरबल में 1 और हंदवाड़ा में 1 मिलिटेंट हलाक हुआ। दोनों मिलिटेंटों का ताल्लुक लश्कर से था। एक मिलिटेंट को जिंदा पकड़ लिया गया। इसकी शिनाख्त कैसर अहमद डार की हैसियत से की गई। आईजीपी के मुताबिक हंदवाड़ा और पुलवामा में इनकाउंटर खत्म हो गया। कल रात में हम लोग 4 जगह ऑपरेशन लॉन्च किए थे, जिसमें सबसे पहले पुलवामा में इनकाउंटर शुरू हो गया। उसमें अभी तक 2 टेररिस्ट मारे गए, एक को जिंदा हम लोग लाइव एक्शन में पकड़े हैं। जो मारा गया है उसमें पाकिस्तानी कमाल भाई है, जिसको जाटी बोलते हैं, और 2018 से पुलवामा शोपियान एक्सिस पर एक्टिव था। ये बहुत सारे क्लीन इन्वॉल्व है। दूसरा सबसे बड़ी कामयाबी है कि जाहिद वानी के मरने के बाद जिसको डिस्ट्रिक्ट कमांडर का चार्ज दिया गया था, याकिब मुश्ताक करीमाबाद का, वही मारा गया उसमें। और एक जिंदा जो हम लोग पल रहे रफी रऊफ अहमद मीर है पाड़ीगाम पुलवामा को, उसको जिंदा पकड़ लिए। तीनों जेएस का मिलिटेंट है। और उसके अलावा जो हंदवाड़ा में इनकाउंटर हुआ था उसमें एक लश्कर तैयबा का मिलिटेंट मारा गया, लोकल टेररिस्ट मारा गया। और गंदरबल इनकाउंटर में अभी तक में एक लोकल एलईटी का टेररिस्ट मारा गया है। अभी कॉर्डन अभी जारी है, हम लोग सर्च कर रहे हैं। हाँ, ऑब्वियसली हम लोग इस साल बहुत सक्सेसफुल रहे। ऑलमोस्ट जैश का कमर टूट गया पुलवामा इन साउथ कश्मीर में। जितने कमांडर पुराने थे जैश मोहम्मद के मारे गए, आखिर याकिब था और ये भी मारा गया है। और इसमें जैश का दोनों पुराना मिलिटेंट था, खास कर एफटी था, जो बहुत सारे सिविलियन सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए इन्वॉल्व था। ये बहुत बड़ी कामयाबी है। बिल्कुल, एफटी जितने भी आप जितना देखते हो कि जहाँ भी इनकाउंटर होता है उसमें हर जगह, जैसे यहाँ पर हुआ था अभी ईदगाह में, तो उसमें भी 2 लोकल था, 1 एफटी था। और हर एक ग्रुप में 1-1 एफटी को रखता है ये लोग। और एफटी ज़्यादा बराबरी एक्शन करता है और हमारे लोकल लड़कों को भी इंस्टिगेट करता है कि सॉफ्ट टारगेट को अटैक करने के लिए। बिल्कुल सिर्फ लड़कों को नहीं, मैं हर एक पेरेंट्स को बार बार अपील करता हूँ कि अपने बच्चों को वापस लाए मिनिस्ट्री में। हम लोग उसको वेलकम करते हैं, मिनिस्ट्री में आ जाए। ये पढ़ाई पर ध्यान दे, अपने बिजनेस पर ध्यान दे, माँ बाप पेरेंट्स का ध्यान दे, फैमिली का ध्यान दे। इससे कुछ मिलने वाला नहीं है। आप देखते होंगे जितने लड़के ज्वाइन कर रहे हैं उसका 70% टेररिस्ट विद इन 2-3 मंथ में मारे जाते हैं पूरा। इसलिए मैं अपील करता हूँ, बार बार अपील करता हूँ कि वापस आ जाए। हाल ही में कश्मीर में शहीद होने वाले कर्नाटक के फौजी जवान हवलदार अल्ताफ अहमद को मकामी लोगों ने जबरदस्त खराज अकीदत पेश करते हुए हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की शानदार मिसाल पेश की। बेंगलुरु के दासरहल्ली में मस्जिद नूरानी के बाहर जुमे की नमाज के बाद खास तकरीब का इनेकाद किया गया और इस दौरान कश्मीर में शहीद होने वाले फौजी जवान अल्ताफ अहमद के लिए दुआए मग़फ़िरत मांगी गई। इस मौके पर हिंदू और ईसाई भी मौजूद रहे। समाजी कारकुन यासिर पाशा ने कहा कि सियासी लीडरों ने वतन के लिए शहीद होने वाले फौजी जवान को ही नजरअंदाज कर दिया है। हमारा कमगुंडली नूरानी मस्जिद में हमारी एक नौजवान कमेटी है। वो कमेटी का नाम है नूरानी मस्जिद नौजवान ट्रस्ट। तो इस ट्रस्ट की जानिब से बहुत से काम हमें करको ही अब तक हमें फ़ोटोज़ रंदे वीडियोस रंदे क्या भी नहीं करे थे। कई को तो कम की खिदमत करेंगे, किसी भी दिखाना नहीं को। तो आज के ज़माने में, आज के दौर में क्या है, जो दिखता है वो बिकता है। तो हमें जो मोहब्बत हम ना दिल में है कर्नाटक के वास्ते रंदे, हिंदुस्तान के वास्ते रंदे, वो आवाम को दिखाना, हर आदमी जानना कि हर इनो भी इनकी कौम की इज़्ज़त करेंगे लोग। देखो अब हमारे अल्ताफ़ अहमद शहीद हो को हैं, उनके घर को जाने को से भी हम ना हमारे कर्नाटक के रियासत वाले के पास टाइम नहीं है। MP हैं, MLA हैं, मिनिस्टर हैं, कहते हैं उनके घर को जाको एक उनको क्या है उनका ये बोलने टाइम नहीं है, इनको वक्त नहीं है। तो ऐसे हमें रियासत दानन से, ऐसे मिनिस्टर से हमें क्या उम्मीद रख सकती। अब उनका छोड़ो। So today we are here assembled in Dasarhalli constituency, Shattihalli, ward number 12. So area called KG-Halli, and we all together, like Hindu, Muslim, Christian, we all are here to give a respect to our soldier, our Altaf Ahmad sir, who has been kind of like lost his life due to in particular as a soldier. ಋಣ ತೀರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ತಾಫ್ ಅಹಮದ್ ಅವರು. ಆ ಋಣ ತೀರಿಸಿದ ಒಂದು ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆ ಕೊಟ್ಟೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಕೊಡುಗೆನ ಯಾವುದೇ ಜನಾಂಗ ಇರ್ಬೋದು, ಇವತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಆಗಿ ಅಲ್ತಾಫ್ ಅಹಮದ್ ಅವರ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರೇರಣೆ ಮಾಡಿ ಈ ದೇಶದ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಜೆ ಆಗಿ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಮುಸ್ಲಿಂ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಋಣ ತೀರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಕೊಟ್ಟೋಗಿದ್ದಾರೆ.
मुंबई के अंजुमन इस्लाम में 2 रोज़ा मुंबई उर्दू फेस्टिवल का इफ्तिताह अमल में लाया गया। उर्दू ज़बान और अदब का जश्न मनाने के साथ साथ उर्दू ज़बान का फ़रोग़ इस फेस्टिवल का अहम मकसद है। प्रोग्राम के इफ्तिताही सेशन में माहिरीन ने उर्दू की सूरत हाल और फ़रोग़ पर रोशनी डालते हुए इस तरह के प्रोग्राम को हौसला अफजा करार दिया। इस 2 रोज़ा प्रोग्राम में माहिरीन महाराष्ट्र में उर्दू ज़बान और अदब की सूरत हाल पर तबादला ख्याल करेंगे। इसके साथ ही उभरते हुए शुराए कराम की पजीराई के लिए खास मुशायरा नस्ल नौ का भी इनेकाद किया जाएगा। 2 रोज़ा उर्दू फेस्टिवल में उर्दू किताबों का इजरा और उर्दू ज़बान और अदब की खिदमत करने वालों को एज़ाज़ से भी नवाजा जाएगा। इस 2 रोज़ा प्रोग्राम में मुल्क और बैरून मुल्क की उर्दू दोस्त शख्सियात भी बड़ी तादाद में शिरकत कर रही हैं। ये उर्दू फेस्टिवल जो हमारा दूसरा उर्दू फेस्टिवल है, इसके पहले हमने आलमी उर्दू फेस्टिवल जो किया था, और उर्दू गन संस्था जो है ये इस उर्दू के फ़रोग़ के लिए काम करती आ रही है। और जो है हमने आज का जो ये सेमिनार रखा है ये NCPOL और मास्टर स्टेट उर्दू साहित्य अकादमी और अंजुमन इस्लाम के ताउन से और दीगर सेवा इसी तंजीमें हमारी 4-5 मिलकर हम ये उर्दू के फ़रोग़ के लिए कर रहे हैं। सेमिनार का हमारा उन्वान है महाराष्ट्र स्टेट में उर्दू अदब के ज़बान और अदब की सूरत हाल। मुंबई उर्दू फेस्टिवल 2022 मुनक़िद किया जा रहा है। ये एक बहुत अच्छा कदम है। अच्छा इन मानों में भी कि उर्दू की महफ़िलें जहाँ भी आरास्ता होती हैं उससे ज़बान और अदब को फ़ायदा होता है, इसलिए कि बहुत एक जीनियस की पहचान छोटी उम्र से ही हो जाती है। बायजूस यंग जीनियस सीज़न 2 में हमने ऐसे कई अनमोल बच्चों से मुलाकात की जिन्होंने छोटी उम्र में ही बड़ा कारनामा कर दिखाया। इस हफ्ते हम मिलेंगे कियान सावंत और नीलानाथ से। आइए देखते हैं। I specialized in 3 classical dance forms: Bharatanatyam, Mohiniyattam and Kuchipudi. Learning all 3 dance forms is a challenge, but it's also make me understand each dance form better. In Bharatanatyam, we concentrate the footwork and rhythm is so fast. In Mohiniyattam, expression. In Kuchipudi, we concentrate the flexibility, balancing and concentration. Out of 3, I love Mohiniyattam the most. When she came to me, she was already training in Bharatanatyam, which is very different from Mohiniyattam. And I was surprised that when she was doing Bharatanatyam, she had the ability to switch her style from one style to another with ease. It is very rare. Even to master on one dance form, it takes a lifetime or it takes so many years. My mom passed away when I was only 3. My family say she loved dancing and she wanted me to become a professional dancer. I want to fulfill her dream and make her proud. जब भी आप कियान के सामने कुछ भी लाएंगे तो सबसे पहली बात यह है कि उसके क्वेश्चंस रुकते ही नहीं हैं। कियान के पास जाना मतलब टीचर को 10 गुना ज्यादा प्रिपेयर करके जाना पड़ता है। Solving complicated math problems is my favorite thing to do. Hi, my name is Kiyan Sawant. I am 10 years old and maths is my superpower. I'm able to talk to numbers and that is how I can solve number patterns very easily. Kiyan was awarded by Child Prodigy as Little Master of Logics. He has also won a gold medal for AIMO, which is an Asian International Math Olympiad. His rank was country rank first. Maths is not like any subject. It is a logical subject. That's why I like it very much.